दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण के बारे में। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। सन 1905 में सन 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या जो है 1905 में आइंस्टीन ने किया था। लेकिन किस बेस पे किया था? तो आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया था। क्वांटम सिद्धांत होता क्या है? तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश जो है, लाइट जो है, वह तरंग के रूप में नहीं चलती है। ठीक है? क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में चलती है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलती है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेट के रूप में उत्सर्जित होकर तरंग के रूप में संचरित होती है। प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल अथवा पैकेट के रूप में उत्सर्जित होकर तरंग के रूप में चलती है, जिसे फोटान कहते हैं। ये छोटे छोटे ऊर्जा के जो पैकेट होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? फोटान कहा जाता है। और प्रत्येक फोटान की ऊर्जा एच-न्यू होती है। ये जो छोटे छोटे पैकेट हैं ऊर्जा के, इनकी ऊर्जा है, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा कितनी होती है? एच-न्यू होती है। जहाँ न्यू प्रकाश की आवृत्ति है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति है, और एच प्लांक का सार्वत्रिक नियतांक है। ठीक है? प्रकाश की तीव्रता जो है इन्हीं फोटान की संख्या पर निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? फोटानों की संख्या पर निर्भर करती है। तो यह था आपका प्लांक सिद्धांत। इसी आधार पर आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्याख्या, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किया था। तो सन 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या जो है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल अथवा पैकेट के रूप में उत्सर्जित होकर तरंग के रूप में चलते हैं। ऊर्जा के इन छोटे छोटे पैकेट बंडल को फोटान कहते हैं। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा एच-न्यू होती है, जहाँ न्यू प्रकाश की आवृत्ति है और एच प्लांक का सार्वत्रिक नियतांक है। प्रकाश की तीव्रता इन्हीं फोटानों की संख्या पर निर्भर करती है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, जब कोई फोटान, ठीक है, जब कोई फोटान धातु के प्लेट पर गिरता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा एच-न्यू को धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। धातु के भीतर तो कई इलेक्ट्रॉन हैं, तो वह ऊर्जा एच-न्यू जो है वह किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, दे देता है, जिससे उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब कोई फोटान धातु के प्लेट पर गिरता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा एच-न्यू को धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, एक ही इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन जो फोटान के द्वारा ऊर्जा पाया है, उसका कर्ता क्या है? ठीक है? इलेक्ट्रॉन जो है, इस ऊर्जा का कुछ भाग जो है इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकलने में खर्च हो जाता है। यह जो ऊर्जा मिली है फोटान के द्वारा एच-न्यू, वह ऊर्जा कहाँ कहाँ खर्च होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा? तो इस ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकलने में व्यय होता है, खर्च होता है, और शेष ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाता है। ठीक है? तो इसमें आप देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि जब फोटान जो हैं, जो
फोटान गिरते हैं, ठीक है, यह बंडल के रूप में होते हैं और प्रत्येक की ऊर्जा फिक्स होती है, E बराबर h होता है, ठीक है। और यह धातु के सरफेस पर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब यह फोटान धातु के सतह पे गिरता है तो यह अपनी ऊर्जा किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अब यह इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को दो रूपों में खर्च करता है, ठीक है। अगर सतह पे है, सरफेस पे है, तो तुरंत वह गति करने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में खर्च करेगा, ठीक है। लेकिन अगर सरफेस पे नहीं है तो ऊर्जा दो जगह खर्च होगी, एक तो अंदर से सतह पे आने में, अंदर से सतह पे आने में, और फिर गति करने में, दो जगह ऊर्जा खर्च हो रही है। कार्यफलन कहते हैं धातु के सतह से अंदर से सतह पे आने पे कार्यफलन, और गतिज ऊर्जा गति करने में काइनेटिक एनर्जी। दो रूपों में यह ऊर्जा h खर्च हो रही है। जो सरफेस पे है उसको तो बाहर आना नहीं है, वहां ऊर्जा खर्च नहीं रही हो, डायरेक्ट गति करने लग रहा है। और जो सरफेस के अंदर से आ रहा है, धातु से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, तो दो रूपों में ऊर्जा खर्च कर रहा है, एक सतह पे आने में और फिर गति करने में। दो रूपों में ऊर्जा h खर्च हो रही है। अर्थात धातु के सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग अलग होती है। धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अलग अलग होती है। समझे ध्यान से। तो जब कोई फोटान धातु की प्लेट पे गिरता है तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा h को धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन में से किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, और उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस ऊर्जा के कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकलने में व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है, और शेष ऊर्जा जो है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाती है। परंतु सभी इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से ही उत्सर्जित नहीं होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन धातु के सरफेस से ही निकलते नहीं हैं। जो इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर से उत्सर्जित होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर से उत्सर्जित होते हैं, वे पृष्ठ तक, वे सरफेस तक आने में परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे वे कुछ ऊर्जा खो देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर से उत्सर्जित होते हैं, वे सरफेस तक आने में परमाणुओं से टकराते हैं, रास्ते में जो परमाणु मिलते हैं उनसे, जिससे वे कुछ ऊर्जा खो देते हैं। अर्थात अतः धातु से विभिन्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, धातु से अलग अलग ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन धातु के ऊपरी पृष्ठ से, सरफेस से, जो इलेक्ट्रॉन धातु के ऊपरी पृष्ठ से उत्सर्जित होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। जो इलेक्ट्रॉन धातु के ऊपरी पृष्ठ से उत्सर्जित होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा जो है टक्करों के द्वारा खर्च नहीं होती है। अंदर से बाहर आने में परमाणुओं से टकराकर ऊर्जा खर्च नहीं होती है, इसलिए उनकी ऊर्जा अधिक होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन धातु के ऊपरी पृष्ठ से उत्सर्जित होते हैं, उनकी ऊर्जा, उनकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा का टक्करों द्वारा ह्रास नहीं होता है, लॉस नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। माना धातु के पृष्ठ से, धातु के सरफेस से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा Ek है, काइनेटिक एनर्जी Ek है। माना धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा Ek है, तथा धातु से एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, धातु से एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा W है। W को धातु का कार्यफलन कहा जाता है। जो धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, सरफेस तक आने में ऊर्जा खर्च होती है, वह W है, जो कार्यफलन के रूप में है। तथा इसका मान जो है अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। कार्यफलन W का मान जो है, कार्यफलन W है क्या?
धातु के ठीक है, धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में जो ऊर्जा खर्च होती है, सरफेस तक आने में जो ऊर्जा खर्च होती है, वह कार्यफलन W है। और यह अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग मान होता है कार्यफलन W का। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो एनर्जी फोटान के द्वारा दिया गया है hν, वह दो रूपों में खर्च हुआ। एक बाहर आने में, अंदर से बाहर आने में कार्यफलन W के रूप में, और फिर सरफेस से आगे गति करने में गतिज ऊर्जा के रूप में। तो hν बराबर W प्लस EK, hν बराबर W प्लस EK। आपने माना धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा EK है, तथा धातु से एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा W है। W को धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसका मान जो है भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अतः उपरोक्त व्याख्या के अनुसार hν बराबर W प्लस EK होगा। ठीक है, या EK बराबर hν माइनस W हो जाएगा। EK बराबर hν माइनस W होगा, जहां hν जो है धातु में इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटान की ऊर्जा है। hν क्या है? धातु में इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटान की ऊर्जा है। तो आप देख रहे हैं कि जब सरफेस पे फोटान टकरा रहा है तो उसकी एनर्जी दो रूपों में खर्च हो रही है। एक तो सरफेस तक आने में और गति करने में। काइनेटिक एनर्जी में दो रूपों में ऊर्जा hν खर्च हो रही है। ठीक है, hν बराबर W प्लस EK। तो EK बराबर क्या हो जाएगा? तो hν W को इधर लाते हैं, hν माइनस W बराबर EK, या इसको इस तरह से EK बराबर hν माइनस W। ठीक है, यह hν जो है फोटान की ऊर्जा है। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी धातु से, वह होगी EK बराबर hν माइनस W। EK बराबर hν माइनस W। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। अब यह जो समीकरण हमको मिला है EK बराबर hν माइनस W, इसकी हम तुलना करेंगे जो हमारा प्रयोग से समीकरण मिला था। जब आप प्रयोग किए थे तो वहाँ पे आपको एक समीकरण मिला था EK का। EK बराबर आपको मिला था Aν माइनस B। EK बराबर Aν माइनस B, यह हमको मिला था समीकरण। ठीक है, यह प्रयोग के द्वारा हमारा प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का जो हमने प्रयोग किया था उसमें यह हमें समीकरण मिला था EK बराबर Aν माइनस B। EK बराबर Aν माइनस B। इसी की तुलना हम करेंगे EK बराबर hν माइनस W से। ठीक है, ध्यान दें, इस समीकरण की, किस समीकरण की? EK बराबर hν माइनस W की। प्रायोगिक फलों से प्राप्त समीकरण EK बराबर Aν माइनस B से तुलना करने पर, तुलना करें, EK बराबर hν माइनस W है और इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? EK बराबर Aν माइनस B से। EK बराबर Aν माइनस B से। यह हमारा रिजल्ट किससे मिला है? एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रयोग द्वारा मिला है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो B है वह W है। यह जो आपके समीकरण में B आया है वही क्या है? W है। जो इंटरसेप्ट B था वही W है, कार्यफलन W है। और A जो है वह H है। A क्या है? H है, प्लांक नियतांक H है। B क्या है? कार्यफलन W है। ठीक है, तो इस समीकरण की प्रायोगिक फलों से प्राप्त समीकरण EK बराबर Aν माइनस B से तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि नियतांक A जो है वह वास्तव में प्लांक नियतांक H है। नियतांक A क्या है? वास्तव में प्लांक नियतांक H है। और नियतांक B जो है वह धातु का कार्यफलन W है। नियतांक B क्या है? धातु का कार्यफलन W है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटान की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटान की ऊर्जा धातु के कार्यफलन W से कम हो,
यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटान की ऊर्जा धातु के कार्यफलन W से कम हो तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटान की ऊर्जा जो है वह धातु के कार्यफलन W से कम होगा, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, क्योंकि सरफेस पर आने में ही ऊर्जा खर्च हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटान की ऊर्जा धातु के कार्यफलन W से कम है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। अतः यदि दी हुई धातु के लिए प्रकाश की देहली आवृत्ति ν0 हो, यदि दी हुई धातु के लिए प्रकाश की देहली आवृत्ति ν0 हो, तो ऐसे प्रकाश के फोटान की ऊर्जा hν0 इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से निकलने में ही खर्च हो जाती है, अर्थात यही कार्यफलन के बराबर होता है। यदि दी हुई धातु के लिए प्रकाश की देहली आवृत्ति कितना हो, ν0 हो, दी हुई धातु के लिए प्रकाश की देहली आवृत्ति कितना हो, ν0 हो, तो ऐसे प्रकाश के फोटान के लिए फोटान की जो ऊर्जा होगी ऐसे प्रकाश के लिए, उसको ऊर्जा होगी hν0, ठीक है, hν0, और यह इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से निकलने में ही व्यय हो जाएगी, धातु से पृष्ठ तक आने में ही खर्च हो जाएगी, अर्थात यह कार्यफलन के बराबर होगी, ठीक है, अर्थात W बराबर hν0, कार्यफलन W बराबर ही होगा hν0, जहां ν0 देहली आवृत्ति है, ठीक है। अब hν0 का मान Ek में रखते हैं, तो W का इस मान को उपरोक्त समीकरण में लिखते हैं Ek बराबर, ठीक है, Ek बराबर hν माइनस hν0, Ek बराबर hν माइनस hν0, Ek बराबर hν माइनस W सूत्र था, ठीक है, सूत्र हमारा क्या था, Ek बराबर hν माइनस W, और W कार्यफलन है, कार्यफलन W बराबर क्या हमें मिला, hν0, तो इसके जगह पे hν0 लिखें, तो Ek बराबर हो जाएगा hν अब माइनस hν0, H दोनों में है, कॉमन हो गया, तो Ek बराबर hν माइनस ν0, Ek बराबर हमें क्या मिल गया, hν माइनस ν0, यह हमें समीकरण मिल गया गतिज ऊर्जा का। अब यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग v मैक्सिमम हो, उत्सर्जित प्रकाश का अधिकतम वेग कितना हो, v मैक्सिमम हो, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर हो जाएगी। यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग v मैक्सिमम हो, तो गतिज ऊर्जा Ek बराबर हो जाएगी 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर, ठीक है। अतः उपरोक्त समीकरण में Ek की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर hν माइनस ν0, 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर hν माइनस ν0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि जो हमारा समीकरण था Ek बराबर hν माइनस W, Ek बराबर hν माइनस W, यह कैसे हमें मिला, हमने देखा कि जो फोटान की ऊर्जा hν मिल रही है वह यह hν जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो रही है, और यह दो रूपों में खर्च हो रही है, एक खर्च हो रही है सतह तक आने में W के रूप में, और एक हो रही है गति करने के लिए Ek के रूप में, ठीक है। इस Ek का मान कितना होगा, तो Ek का मान होगा hν, और W इधर लाएंगे तो माइनस W। हमने देखा कि यह W ही hν0 है, W ही कार्यफलन है जो hν0 है, तो हमने W का मान रखा, तो Ek बराबर हो गया आपका hν माइनस hν0, तो Ek बराबर H कॉमन ले लिए तो ν माइनस ν0, ठीक है। अब हम जान रहे हैं कि अगर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग जो हो वह v मैक्सिमम स्क्वायर हो, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर, mv मैक्सिमम का स्क्वायर, यह मान यहाँ रख दें तो हो जाएगा 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर h इन ब्रैकेट ν माइनस ν0, यह हमारा समीकरण मिल गया, दमदार समीकरण।
हमें मिला 1/2 एम भी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो। इस समीकरण को आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण कहा जाता है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो 1/2 एम भी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू जीरो। इस समीकरण को आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। ठीक है, इस समीकरण से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या कर सकते हैं। जो आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम पढ़े थे, 5 नियम, उनकी व्याख्या हम इस समीकरण से कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब एक एक व्याख्या करते हैं इस समीकरण से। 1/2 एम भी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो, जिसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण करते हैं। अब आइए व्याख्या किया जाए। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी दी हुई आवृत्ति न्यू के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए, ठीक है, यदि किसी दी हुई आवृत्ति न्यू, आवृत्ति क्या है, न्यू फिक्स हो गई, आवृत्ति फिक्स हो गई, तीव्रता बढ़ा रहे हैं। यदि किसी दी हुई आवृत्ति न्यू के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए तो धातु के पृष्ठ पर प्रति सेकेंड टकराने वाले फोटान की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। यदि किसी दी हुई आवृत्ति न्यू के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए तो धातु के सरफेस पे, धातु के पृष्ठ पर प्रति सेकेंड टकराने वाले फोटानों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। लेकिन परंतु प्रत्येक फोटान की ऊर्जा एच न्यू ही रहेगी। आवृत्ति नहीं चेंज हो रहा है, तीव्रता बढ़ाने से फोटान की संख्या बढ़ जा रही है, लेकिन ऊर्जा नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वह आवृत्ति पर निर्भर कर रही है। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा एच न्यू ही रहेगी, भले ही फोटान की संख्या बढ़ जाएगी तीव्रता बढ़ाने से। ठीक है, तो यदि किसी दी हुई आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए तो धातु के प्रति सेकेंड, धातु पर प्रति सेकेंड टकराने वाले फोटानों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ जाएगी, परंतु प्रत्येक फोटान की ऊर्जा एच न्यू ही रहेगी। अतः धातु से प्रति सेकेंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। धातु से प्रति सेकेंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, परंतु उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा उतनी ही रहेगी। ठीक है, धातु से प्रति सेकेंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से धारा बढ़ जाएगी, लेकिन अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आइंस्टीन के समीकरण से प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 की व्याख्या हो जाती है। ठीक है, कि प्रकाश की तीव्रता जो है वह आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वह आवृत्ति पर निर्भर करती है। यह जो आप पढ़े थे उसकी व्याख्या हमने कर दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब आवृत्ति न्यू जो है वो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से फोटान की संख्या बढ़ रही है, आवृत्ति नहीं बढ़ रही है। फोटान की संख्या बढ़ने से धारा बढ़ जाएगी, लेकिन अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के नहीं बढ़ेगी, वह उतनी ही रहेगी। ई के बराबर एच न्यू, ई के बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। यह 1 और 2 की व्याख्या हो गई। अगला देखें ध्यान से। आइंस्टीन समीकरण से स्पष्ट है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, आइंस्टीन समीकरण 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू जीरो से स्पष्ट है कि अगर आवृत्ति बढ़ेगी, न्यू का मान बढ़ेगा, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, तो आइंस्टीन समीकरण से स्पष्ट है प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के बढ़ने पर बढ़ती है, और यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम नंबर 3 है। ठीक है, आइंस्टीन समीकरण के अनुसार यदि न्यू लेस देन न्यू जीरो हो, न्यू का मान न्यू जीरो से कम हो, तो गतिज ऊर्जा तुरंत निगेटिव हो जाएगी।
यदि न्यू का मान न्यू जीरो से कम होगा तो गतिज ऊर्जा निगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन धातु के सरफेस से निकलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जो आवृत्ति है वो देलही आवृत्ति से कम है। तो आइंस्टीन समीकरण के अनुसार यदि न्यू लेस देन न्यू जीरो हो तब इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, जो कि असंभव है। इसका अर्थ है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू का मान देहली आवृत्ति न्यू जीरो से कम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होगा, चाहे तीव्रता कितनी ही अधिक क्यों न हो। यह नियम नंबर 4 था, ठीक है। यह नियम नंबर 4 आपने समझा। अब नियम नंबर 5 को समझाते हैं। धातु पर प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। धातु पर प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। आइंस्टीन के फोटॉन सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है कि ज्यों ही प्रथम प्रकाश फोटॉन धातु पर गिरता है, धातु का कोई इलेक्ट्रॉन तुरंत ही उसे ज्यों का त्यों अवशोषित करके उत्सर्जित हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार धातु पर प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती है। यह नियम नंबर 5 है, ठीक है। तो आपने देखा कि धातु पर प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉन जो हैं उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होने लगना आइंस्टीन के फोटॉन सिद्धांत द्वारा आप समझ सकते हैं। ज्यों ही प्रथम प्रकाश फोटॉन धातु पर गिरता है, धातु का कोई इलेक्ट्रॉन तुरंत ही उसे ज्यों का त्यों अवशोषित करके उत्सर्जित हो जाता है। इस प्रकार धातु पर प्रकाश अर्थात फोटॉन के गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच में कोई समय पश्चता नहीं होती है। यह नियम नंबर 5 है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पांचों नियम की व्याख्या जो है आइंस्टीन के समीकरण से किया जा सकता है। 1/2 एम भी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो से किया जा सकता है, ठीक है। आइंस्टीन के उपरोक्त व्याख्या के अनुसार जो उन्होंने व्याख्या किया, आपतित प्रकाश का एक फोटॉन धातु में से एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, ठीक है। आपतित प्रकाश का एक फोटॉन जो है वह धातु में से एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि धातु पर जितने फोटॉन गिरेंगे धातु से उतने ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। यह नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि धातु पर गिरने वाले फोटॉन जो हैं इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के अलावा और भी अनेक प्रक्रम में भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने के अलावा और भी अनेक प्रोसेस में भाग लेते हैं, ठीक है। तो आइंस्टीन के उपरोक्त व्याख्या के अनुसार आपतित प्रकाश का एक फोटॉन धातु में से एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि धातु पर जितने फोटॉन गिरेंगे धातु से उतने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। इसका कारण यह है कि धातु पर गिरने वाले फोटॉन इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के अलावा और भी अनेक प्रक्रम में भाग लेते हैं, ठीक है। अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या और आपतित फोटॉन की संख्या का अनुपात 1 से काफ़ी कम रहता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या और आपतित फोटॉन की संख्या का अनुपात जो होता है वह 1 से काफ़ी कम रहता है। धातु की सतह पर विशेष अभिक्रिया द्वारा, विशेष ट्रीटमेंट द्वारा अनुपात को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। विशेष ट्रीटमेंट द्वारा अनुपात को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो आइंस्टीन के उपरोक्त व्याख्या के अनुसार आपतित प्रकाश का एक फोटॉन धातु में से एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि धातु पर जितने फोटॉन गिरेंगे धातु से उतने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। इसका कारण यह है कि धातु पर गिरने वाले फोटॉन इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के अतिरिक्त और भी अनेक प्रक्रम में भाग लेते हैं। अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या व आपतित फोटॉन की संख्या का अनुपात 1 से काफ़ी कम रहता है। धातु की सतह
की विशेष अभिक्रिया द्वारा, धातु की सतह की विशेष ट्रीटमेंट द्वारा इस अनुपात का मान बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आइंस्टीन के इस तरह से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना का पूर्ण समाधान कर दिया गया। इसके लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिल्टन ने 1915 में आइंस्टीन के समीकरण की परीक्षा की और इसे प्रायोगिक परिणामों के अनुरूप पाया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सैद्धांतिक भौतिकी में बहुत बड़ा महत्व है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सैद्धांतिक भौतिकी में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसकी सफलतापूर्वक व्याख्या ही क्वांटम सिद्धांत के अनुमोदन का बहुत बड़ा प्रमाण है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव का आइंस्टीन के द्वारा व्याख्या। थैंक यू।